नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं ध्रुवराज वर्मा आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ बहुप्रतीक्षित हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और आपको ये भी बता दूं कि यह प्रैक्टिस सेट कॉपी और पेस्ट ही किया गया है किसी पब्लिकेशन से, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आगाज़ करते हैं पहले प्रश्न से, और आप अपनी तैयारी को परखें कि कहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं और कहाँ तक आपको पहुँचना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ऑप्शन ए बच्चन सिंह, बी शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रमा शंकर शुक्ल रसाल। और मुझे पता है कि आप लोगों का खाता इसमें खुलने वाला है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तरह से हिंदी गद्य साहित्य को बांटा है अपने गद्य साहित्य के इतिहास में। और आपको पता ही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है वो विधेयवादी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ऑप्शन ए विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, बी रचनाओं का मौखिक उल्लेख, सी शिलालेख, डी साहित्यकारों की प्रकाशित या प्रकाशित रचनाएं। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी रचनाओं का मौलिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए भरत मुनि, बी पतंजलि, और सी राजशेखर और डी भामा। तो आपको पता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। अपभ्रंश का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो पतंजलि ने किया था। और आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है और अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही ... के इन पदों को भी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपको इसका आंसर बिल्कुल पता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए विद्यापति के। और इसी चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा और दूसरे ढंग से कहा था बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि इस चीज़ को उन्होंने किस तरह से कहा था, किन मंदिरों की मूर्तियों से तुलना करी थी विद्यापति के दोहों को, विद्यापति की पदावली को। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा नाद, ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता है कि नाद और बिंदु की योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों लोग मानते हैं। आइए देखते हैं नंबर 6। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए नगेंद्र, बी नंद दुलारे वाजपेयी, और सी रामचंद्र शुक्ल, डी बच्चन सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने ही इस बात को कहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। अंगद पैच की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलूकदास। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरदास। और इनकी दो रचनाओं को याद रखिए, लगभग याद ही होगा आप लोगों को जिस लेवल की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। एक सत्यवती कथा और दूसरा भारत मिलाप। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, रामलला नाचू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवितावली। तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, जैसे कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। तो अक्सर पेपर में कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली को पूछा जाता है कि ये किस भाषा में लिखी गई हैं, ब्रज भाषा या अवधी भाषा में।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, यानी प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रसखान, बी नागरीदास, सी आलम और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान जी। इसके साथ यह भी याद रखना है कि ये रचना हुई थी 1614 ईस्वी में, और ये राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेमोद्योग का वर्णन इसमें किया गया था। और रसखान जी का जो पूरा नाम था आप जानते हैं, मूल नाम सैयद इब्राहिम। 10वां प्रश्न आपके सामने, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो संदेशवाहक, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, कृष्ण के साधक के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश वाहक के रूप में। 11वां प्रश्न आपके सामने, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? ऑप्शन ए केशव, वो थोड़ा मिस हो गया है, केवश हो गया वहाँ पे, केशव है, मतीराम बी, सी भूषण और डी पद्माकर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूषण। और आपको पता ही है कि पद्माकर ने भी वीर काव्य लिखे हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली हुई है। 12वां प्रश्न आपके सामने, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए चंद्रालोक, बी साहित्य दर्पण, सी ध्वन्यालोक और डी शिवराज भूषण। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए चंद्रालोक। और यह क्वेश्चन अभी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था कि भाषा भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख है? तो टोटल 105 अलंकारों का वहाँ पे उल्लेख है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए कह रहा सामाजिक अंधविश्वासों रूढ़िवाद पर व्यंग्यपरक रचनाएं, बी राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, सी जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, और डी है जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्वेश्चन है, तो आंसर आप इसका बता दीजिए क्या होने वाला है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ इस विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, त्रिशूल उपनाम किसका है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, पंत जी का, दिनकर जी का, रामनिवास त्रिपाठी जी का और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का। तो सही आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और इन्हीं को सम्मेलनों का बादशाह भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखें। 15वां प्रश्न आपके सामने, ये जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना काव्यधारा के कवि हुए थे, इन्हीं लोगों में से एक दो लाइनें आपके सामने हैं, बताना है किसने इसको लिखा हुआ है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रामनरेश त्रिपाठी जी। रामनरेश त्रिपाठी को स्वच्छंदतावादी कवियों में स्थान मिला हुआ है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित में से किस विचारक का है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल, यानी ऐसा कथन गुप्त जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। 17वां प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा निहार, बी रश्मि, सी नीरजा और डी सांध्य गीत। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सांध्य गीत, यानी ये चीज़ें जो है सांध्य गीत से ली गई हैं। आपको पता है इनकी रचनाओं का जो क्रम होता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे निहार, इसके बाद रश्मि, फिर नीरजा, इसके बाद यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, संधिनी, नीलांबरा, ऐसी इनकी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध हैं? यानी विकल्प दिया गया है आपको कि इनमें से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध है। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
बी और सी यानी रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये दोनों लेखक उत्तर छायावाद से संबंधित हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। तो ऑप्शन ए प्रेम पथिक, बी कानन कुसुम, सी चित्राधार और डी महाराणा का महत्व। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्राधार। और इन्हें जो है छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? ऑप्शन ए व्यष्टि चेतना, बी यथार्थ चेतना, डी सी इतिहास बोध और चौथा नंबर एकेश्वरवाद। तो कोट में आंसर दिए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रगतिवादी मूल्य न तो व्यष्टि चेतना है न तो एकेश्वरवाद है, जबकि यथार्थ चेतना और इतिहास बोध प्रगतिवादी मूल्य है। 21 नंबर रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रश्मिरथी, बी भूमिजा, सी आत्मजयी और डी कामायनी। 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमिजा, और इसको लिखने वाले हैं नागार्जुन जी। आपको पता है कि रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित है और लिखा है इसको दिनकर जी ने। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? ऑप्शन ए कह रहा है छायावादी, और बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी और डी आधुनिकतावादी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवादी। और प्रगतिवादी ही कविता का देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है निराला जी का कुकुरमुत्ता। आइए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? ऑप्शन ए परंपरावादी विचारधारा, बी शास्त्रीय विचारधारा, सी जनवादी विचारधारा और डी सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनवादी विचारधारा। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? नंबर 1 महाप्रस्थान, बी उर्वशी, सी कनुप्रिया और डी अमन का राग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमन का राग। शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है और यह पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। 25 नंबर प्रश्न। नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता की विशेषता अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, बी यह वर्जना और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है, सी यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है, डी आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। यह कथन सही नहीं है क्योंकि यह लघु मानव की स्थापना करती है। आइए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। हिंदी में आ कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी जगदीश चतुर्वेदी और डी अज्ञे। तो जो सही आंसर हो जाएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर सी जगदीश चतुर्वेदी। कुछ और आ कविता वाले कवियों के नाम आपको याद रखना चाहिए। श्याम परमार जी का, गंगा प्रसाद बिमल का, राजकमल चौधरी का, धूमिल का, जगूड़ी का, मणिका मोहिनी का, राजीव सक्सेना। 27 नंबर प्रश्न। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए कह रहा मार्क्विस वेलिजली, बी लल्लूलाल, सी जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट और डी सदल मिश्र। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड मार्क्विस वेलिजली ने किया था, और जॉन गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में थे, और लल्लूलाल और सदल मिश्र को इसमें भाषा मुंशी के रूप में नियुक्ति मिली थी। 28 नंबर प्रश्न। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, उसी को आपको बताना है कि कौन सा था। तो ऑप्शन ए कह रहा है करबला प्रेमचंद, बी नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, सी रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा और डी अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका कि अंजो दीदी
विष्णु प्रभाकर का नाटक ना होकर के उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। आपके सिलेबस में असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा भी है, तो कोशिश करिए कि इसको आप एक बार पढ़ डालिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो स्कंदगुप्त में जो कवि कालिदास का नाम है वो है मातृगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 30 नंबर प्रश्न, धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह भी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस में लगा हुआ है। कोशिश करिए कि इस की मूल प्रति को पढ़ डालिए एक बार। तो आइए देखते हैं। यह एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत के युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। बी, इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। सी, इसमें युद्ध जनित अर्ध सत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरता, परकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है। डी, इसमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है, उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यह एक गीत नाट्य जिसमें महाभारत के प्रारंभ को आधार बनाया गया है, ये गलत है क्योंकि ये अंतिम दिन का आधार बनाया गया है। महाभारत का युद्ध आपको पता 18 दिनों का हुआ था, तो 18वें दिन की कथा को आधार बनाया गया है इसमें, न कि पहले दिन का। 31 नंबर प्रश्न, किसने किससे कहा, ये आपको बताना है। तो अब आहा यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। तो ऑप्शन ए कह रहा देवसेना ने धातुसेन से, बी जयमाला ने प्रहरी से, सी मालिनी ने अनंत देवी से, और डी विजया ने भट्टारक से। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका, विजया ने भट्टारक से कहा था। और ये किस नाटक का अंश है? तो स्कंदगुप्त नाटक का अंश है, प्रसाद द्वारा रचित। 32 नंबर प्रश्न, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपको पढ़ना चाहिए तिलचट्टा नाटक। ऑप्शन ए कह रहा यौन कुंठाओं का, बी मानव मन की पाशविक प्रवृत्तियों का, सी अधिकारी वर्ग की स्वार्थपरता या क्रूरता का, डी समाजव्यापी संत्रास का। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यौन कुंठाओं का। और इसमें ऑप्शन डी में एक प्रश्न, एक शब्द आया हुआ संत्रास। संत्रास का मतलब क्या होता है? भय या डर। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। ऑप्शन ए कह रहा है बाणभट्ट की आत्मकथा, बी पुनर्नवा, सी अनामदास का पोथा, और डी चारुचंद्र लेख। चारों ही उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनामदास का पोथा उपन्यास औपनिषदिक युग से लिया गया है, और इसकी रचना हुई थी 1976 ईस्वी में। और ये किसके आधार पर किया गया था? छांदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर। आइए देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपने मैला आंचल पूरा पढ़ा हुआ है तो आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, मैला आंचल उपन्यास का सारांश, एक बार जरूर उसको देख लें। तो सही आंसर हो जाएगा टी, डॉक्टर प्रशांत। 35 नंबर प्रश्न आपके सामने, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए कह रहा विशाल भारत, बी हंस, सी रूपाभ, और डी हिंदी जीवन। तो सही आंसर हो जाएगा विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये। इनके 3 पात्रों के नाम जरूर आप याद रखिएगा, बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका। और इसका प्रकाशन हुआ था मित्रों 1946 ईस्वी में। 36 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुप्तचर गोपाल राम गहमरी, यानी उपन्यास का नाम किस उपन्यासकार के साथ संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। आदर्श हिंदू, राधा कृष्ण दास, अधिकिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नरेंद्र मोहिनी, देवकी नंदन खत्री। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का उपन्यास है, न कि राधा कृष्ण दास का। राधा कृष्ण दास के उपन्यास का नाम निस्सहाय हिंदू है, जो गोवध समस्या पर लिखा गया था।
37 नंबर प्रश्न, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? यह क्वेश्चन अभी पिछली बार आया हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में। ऑप्शन ए कह रहा नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी विजय मोहन सिंह, डी गोपाल राय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल राय। और ये क्वेश्चन अक्सर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता रहा है। 38 नंबर प्रश्न, आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आयोग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? ऑप्शन स्कंदगुप्त, बी चिंतामणि, सी दिव्या और डी गोदान। तो आपको पता है स्कंदगुप्त नाटक है और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, दिव्या यशपाल जी का उपन्यास जो असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा भी है, सिलेबस में है, और गोदान मुंशी प्रेमचंद का। तो बताना है कि ये किस रचना से आया हुआ है। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दिव्या उपन्यास का यह अंश है और इसका प्रकाशन हुआ था 1945 ईस्वी में। और दिव्या यूपीएससी में भी लगा हुआ है, यह भी आपको जानना चाहिए। आइए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। राजेश सेठ के सामने अतिथ देवो भव लिखा हुआ है, स्वयं प्रकाश के सामने तीसरी हथेली, अब्दुल बिस्मिल्लाह के सामने चिन्हार, मैत्री पुष्पा के सामने उसका यौन, और 5 नंबर एक और दिया गया सूरज कब निकलेगा। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसको आप एक बार मिला लीजिए। राजेश सेठ मिलेंगी तीसरी हथेली और स्वयं प्रकाश सूरज कब निकलेगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह अतिथि देवो भव और मैत्रेयी पुष्पा चिन्हार। 40 नंबर प्रश्न, कहानी और कहानीकारों को सम्मिलित करना है। ऑप्शन ए सदगति, उसके सामने प्रसाद जी हैं, बिसाती के सामने जैनेन्द्र का नाम है, दो बांके के सामने प्रेमचंद जी और पाजेब के सामने नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो जो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सदगति कहानी प्रेमचंद जी ने, बिसाती जयशंकर प्रसाद, दो बांके भगवती चरण वर्मा जी और पाजेब जैनेन्द्र। 41 नंबर प्रश्न, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, बी रेखा चित्र, सी संस्मरण और डी नाटक। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने। तो ये निबंध रचना है और लिखा हुआ किसका है? हरिशंकर परसाई जी का। इनका एक लिखा हुआ एक निबंध भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में पढ़ना है, विकलांग श्रद्धा का दौर। आइए देखते हैं 42 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्ति व्यंजक, बी चरित्र चित्रणात्मक, बी संभाषणात्मक और डी वस्तु व्यंजक। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ये वस्तु व्यंजक विशेष धारा के निबंधकार हैं। और इनका जो निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग एक, ये 4 बार प्रकाशित हुआ है और चारों बार के अलग अलग लोगों ने संपादन किया है। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा और प्रकाशन वर्ष भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फंस जाए आगे। 43 नंबर है, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी सुमित्रानंद पंत, सी नगेंद्र जी और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है इसकी समीक्षात्मक चर्चा की थी सुमित्रानंद पंत ने, तो इन्होंने ही लिखा था यदि मैं कामायनी लिखता। 44 नंबर प्रश्न, किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते? यानी कौन सी ऐसी विधा है गद्य की जिसमें तथ्य बहुत जरूरी नहीं होते? ऑप्शन ए जीवनी, बी यात्रा वृत्तांत, सी रिपोर्टाज और डी संस्मरण। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा संस्मरण में तथ्य उतने आवश्यक नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए मृणाल पांडे के सामने तत्सम, राजेश सेठ के सामने पटरंग पुराण,
सूर्यबाला के सामने फूल का दर्द और मैत्री पुष्पा के सामने अग्निपंखी। तो जो सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी मृणाल पांडे पटरंग पुराण से, राजी सेठ तत्सम, सूर्यबाला ने अग्निपंखी लिखा हुआ है और मैत्री पुष्पा इदन नमम लिखा हुआ है। इनके और कुछ उपन्यासों के नाम आप याद रखिएगा मैत्री पुष्पा के, चाक, इदन नमम, अलमा कबूतरी इत्यादि। 46 नंबर प्रश्न, चाँद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी शिवपूजन सहाय, सी गणेश शंकर विद्यार्थी और डी चतुर्सेन शास्त्री। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी चतुर्सेन शास्त्री। 47 नंबर प्रश्न, इनमें अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए कह रहा है अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है, बी अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है, सी अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, और डी अनुकरण का नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, जबकि अरस्तु और प्लेटो के मत में अंतर है। तो अनुकरण का सिद्धांत आप अरस्तु का और प्लेटो का एक बार पढ़ेंगे तो अंतर आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं 48 नंबर प्रश्न, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? 48 नंबर प्रश्न आपके सामने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सांख्य दर्शन पर आधारित है। तो आप इसको शॉर्टकट में लर्न कर सकते हैं, मीना शास कह सकते हैं। और सबसे पहले आपको पता ही है कि भरत मुनि के सूत्र का जो व्याख्या किया था सबसे पहले लोल्लट ने किया था, फिर शंकुक ने किया था, फिर नायक ने किया था, फिर अभिनव गुप्त ने किया था। तो लोल्लट, शंकुक, नायक, गुप्त इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। इधर आप मीना शास यानी मीमांसा, न्याय, सांख्य और शैव। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सांख्य दर्शन पर। आइए देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। मित्रों कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराइएगा कि क्वेश्चन कैसा था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? 49 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपके सामने है ब्रज भाषा का। 50 नंबर प्रश्न, प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम, प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ क्या है? तो क्वेश्चन आपके सामने है, कथन आपके सामने है। जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकृति भाषा का संस्कार करके प्राकृत भाषा बनाई गई। 51 नंबर प्रश्न, झूठा सच उपन्यास के बारे में आया हुआ, ये आपको पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो झूठा सच उपन्यास का सारांश मैंने खंड 1 और खंड 2 यानी वतन और देश का भविष्य दोनों का दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है जयदेवपुरी, सोमराज तारा, बी योके सलमा यान, सी सज्जन महिपाल कर्नल और डी मालती इंद्र सरस्वती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेवपुरी, सोमराज तारा। 52 नंबर प्रश्न आपके सामने, जिसके माध्यम से राज कार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा कहलाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, बी आम भाषा, सी जनभाषा और डी राजभाषा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 53 नंबर प्रश्न, अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है 53 का जो सही आंसर हो जाएगा इसको गर्म समाचार या हॉट न्यूज में रखा जाता है। 54 नंबर प्रश्न, बड़ा ही आसान प्रश्न आपके सामने, कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमक और थकावट, यानी कांति का मतलब चमक होता है और क्लांति का थकावट। 55 नंबर प्रश्न, महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए, बी सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए,
सी, इसकी कथा इतिहास किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। डी, नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए। तो जो 55 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए, यह कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही हैं। तो मित्रों, सारे कथनों को पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है कि जैसे महाकाव्य के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो वैसे महाकाव्य की जो विशेषता होती है वो आपका क्लियर होता रहेगा। आइए देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। प्रसिद्ध पंक्तियों को उनके निबंधों से सुमेलित करना है। श्रद्धेय बनने की मेरी इच्छा तभी मर गई थी, फिर मैंने श्रद्धाओं की दुर्गति भी देखी। तो इस तरह से चारों ऑप्शन आपके सामने, बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो उत्तर आप अपने आप इसका दे सकते हैं। 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी श्रद्धेय बनने की मेरी इच्छा, ये विकलांग श्रद्धा का दौर से आया है जिसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। और श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय में अपना अधिकार चाहता है। ये आपका हो जाएगा श्रद्धा और भक्ति से, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं। वैश्रोता और भारत आपको पता ही है, लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आइए देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी में किस शहर के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करते हुए वहां के चीड़ों पर चांदनी के पड़ने की बात कही गई है? निर्मल वर्मा द्वारा रचित। इसमें आपको बताना है कि किस शहर की बात हो रही है, तो ये है शिमला शहर की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 58 नंबर प्रश्न आपके सामने है। सुनहरे रंग के रेशमी लक्षों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। यह पंक्तियां मेरा परिवार रेखा चित्र में किसके बारे में कही गई हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरा गाय के बारे में, सॉरी सोना हिरणी के बारे में है। 59 नंबर प्रश्न। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ती हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? 59 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा डी, यानी ये महामंत्री विदुर का जवाब है। महामंत्री विदुर का प्रश्न संख्या 60 आपके सामने। अंधा युग में निम्न कथा गायन किसका है, यानी इसको किसने गाया हुआ है? मैं हूं वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ, सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषाद ग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परात्पर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। तो ये कहा था याचक ने, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ये कथा गायन याचक के द्वारा कहा जाता है धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए। 61 नंबर प्रश्न। अंजो दीदी नाटक का प्रथम अंक दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक में किस समय का है? तो दो समय दिया गया, 1933 और 1953, गर्मियों का दिन या सर्दियों का दिन। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी अंजो दीदी नाटक का प्रथम अंक 1833 गर्मियों के एक दिन का है। यह भी आपको याद रखना कि द्वितीय अंक का जो समय है उसके 20 साल बाद 1953 की गर्मियों का है। 62 नंबर प्रश्न। श्रावण कृष्ण पक्ष की रात, मूसलाधार वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कन से धरती लरज लरज उठती है। किस उपन्यास की शुरुआती पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए भूले बिसरे चित्र, बी मानस का हंस, सी बसंती और डी नीला चांद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानस का हंस, अमृतलाल नागर द्वारा रचित। 63 नंबर प्रश्न। लाल पानी की बेगम किस श्रेणी की कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई यह कहानी भी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस में है, एक बार इसको अवश्य पढ़ लें। तो ऑप्शन ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी यथार्थवादी और डी आंचलिक और मनोवैज्ञानिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंचलिक और मनोवैज्ञानिक। 64 नंबर प्रश्न। पारिवारिक विसंगतियों में बिखराव किस कहानी में दिखाया गया है? वापसी में, रोज में, वरदान में या दो बांके में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वापसी। बहुत ही अच्छी कहानी है वापसी,
और इसके जो मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराना है कि वापसी कहानी किसने लिखा है, किस लेखिका ने लिखा है। 65 नंबर प्रश्न, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी में लेखक की दीवान चंद की किस संबंधी से खास जान पहचान थी। यानी जो दिल्ली में मौत होती है सेठ दीवान चंद की, उनके किस संबंधी से लेखक की खास जान पहचान थी, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, लड़के से। 66 नंबर प्रश्न आपके सामने, बिलग जान मानो उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठर जे आऊँ ते कारे। सूरदास के भ्रमर गीत से उद्धृत उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन ए कह रहा उपालंभ की प्रवृत्ति, बी व्यंग्योक्तियों की प्रधानता, सी कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, डी योग साधना का खंडन। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर जो है व्यंग्योक्तियों की प्रधानता दिखाई गई है। 67 नंबर प्रश्न आपके सामने, यों रह रह चिल्लाती है, सुर से बरसा कर आग, रहियों का क्यों हृदय जलाती है। तो उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की किस कविता से ली गई हैं, यानी चारों जो कविताएं नीचे दी गई हैं सभी दिनकर जी की कविताएं हैं, तो ये कहाँ से ली गई हैं ये आपको बताना है। तो 67 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राही और बांसुरी कविता से उद्धृत है। 68 नंबर प्रश्न, अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो, दलित भुभुक्ष विषण मनुज की शिखा रुद्र मत वाली जय हो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां का संबंध दिनकर की किस कविता से है। तो 68 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली और मास्को कविता से संबंधित है। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी का पात्र नहीं है। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे वीडियो से या कहीं से भी इस उपन्यास के बारे में एक बार अच्छे से जान लें, या अगर आपके पास टाइम है तो मूल उपन्यास ही पढ़ लें, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। तो ऑप्शन ए रंगनाथ, बी मंगल सिंह, सी गजाधर बाबू, डी रुपन बाबू। तो कौन इसमें पात्र नहीं है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गजाधर वापसी कहानी के पात्र हैं, बाकी तीनों लोग राग दरबारी के पात्र हैं। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि रंगनाथ की वापसी के रचनाकार कौन है। इसी उपन्यास में रंगनाथ वापस शहर चले जाते हैं, तो उन्हीं की वापसी पर एक नाटक लिखा हुआ, किसका लिखा हुआ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70, अंतिम प्रश्न आपके सामने। मित्रों, अंतिम प्रश्न से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो के बारे में जो भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल हमें अवगत कराइएगा, यानी जिसको हम कहते हैं आलोचना। 70 नंबर प्रश्न, किस उपन्यास में अतीत रस का स्वाद है। मैला आंचल में, पुनर्नवा में, नदी के द्वीप में, या वयम रक्षामा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वयम रक्षामा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित वयम रक्षामा, यह भी आपके सिलेबस में है, कोशिश करिए इसको पढ़ डालिए। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो इस पर भी हमारा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।